नमस्कार, प्रणाम मित्रों, स्वागत है आपका यूथ एग्रीकल्चर के एक और नए एपिसोड में। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये बता दूं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं या फिर इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करना कभी नहीं भूलें। तो मित्रों, बरसात का मौसम शुरू हो चुका है और बारिश काफ़ी अच्छी मात्रा में भारत में पूरे जगह पे हो रही है। मानसून इस बार काफ़ी अच्छा आया हुआ है और निश्चित रूप से ये उन किसानों के लिए ये काफ़ी सुनहरा है जो कि धान की खेती करते हैं। और जैसे कि आप सभी इस बात को जानते हैं, हम सभी इस बात को जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और कृषि के लिए बारिश की कितनी महत्वपूर्णता है ये हम सभी जानते हैं। तो इधर चारों तरफ आप देख सकते हैं कि बारिश से सारे खेत लगभग लबालब भर चुके हैं और सारे खेत धान बोने के लिए लगभग तैयार हैं, यानी कि चावल उत्पादन के लिए ये सारे खेत तैयार हैं। तो सर्वप्रथम हम ये बता दें कि जो भारत में चावल की उत्पादन क्षमता है वो पूरे विश्व में नंबर 2 पोजीशन पे है। और भारत देश में सबसे ज़्यादा अगर चावल उत्पाद करने की हम बात करें तो नंबर 1 पोजीशन पे आता है वेस्ट बंगाल, क्योंकि वेस्ट बंगाल में साल के तीनों सीजन धान की खेती होती है, चावल उत्पादन किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे बारिश की ज़्यादा समस्या नहीं होती है, हमेशा वहाँ पे बारिश होते रहता है। नंबर 2 पोजीशन पे उत्तर प्रदेश आता है एवं कर्नाटक, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और बिहार में भी उसकी काफ़ी अच्छी मात्रा में खेती की जाती है। अभी हम जहाँ पे हैं वो बिहार राज्य का सीवान डिस्ट्रिक्ट है और यहाँ पे भी चावल का उत्पादन काफ़ी अच्छी मात्रा में की जाती है। धान की खेती किसान बहुत अच्छे तरीक़े से अच्छे मात्रा में करते हैं। सर्वप्रथम हम बात करेंगे कि धान की खेती करने के लिए किस तरह की मिट्टी की आवश्यकता होती है, कैसी भूमि उसके लिए पर्याप्त होती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जितनी भी भूमि है वो भारी मिट्टी वाली है, जहाँ पे जल जमाव होता हो वैसी मिट्टी धान की खेती के लिए महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि बिना जल जमाव वाली जगह पे धान की खेती संभव नहीं हो सकती है। धान की खेती करने से पूर्व किसान बंधु को अपने खेतों के मेड़ों को पूर्ण रूप से टाइट कर देना चाहिए, ऊंचा कर देना चाहिए, जिससे कि उसमें जल जमाव हो सके और पानी निकल के बाहर नहीं जाए। ये धान की खेती की तैयारियों में से एक प्रमुख तैयारी है कि किसान बंधु को अपने खेतों के मेड़ों को टाइट कर लेनी चाहिए। उसके पश्चात आजकल मार्केट में धान की कई नस्लें उपलब्ध है। 110 दिन से लेकर के 150 दिन तक में तैयार होने वाली धान की कई नस्लें मार्केट में उपलब्ध है। जो किसान बंधु 110 या 115 दिन वाली नस्लें अपने खेत में लगाते हैं तो उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि वो 20 से लेकर के 25 दिन के अंदर अपने पौधों को नर्सरी से निकाल करके खेतों में लगा दें। और जो किसान बंधु ज़्यादा दिन की वैरायटी इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि 140-150 दिन की वैरायटी इस्तेमाल कर रहे हैं, वो 30 से 35 दिन में अपने पौधों को नर्सरी से निकाल करके और अपने खेतों में लगा सकते हैं। जब आप धान को अपने खेतों में लगाएं तो इस बात का ध्यान रहे कि अगर आपकी धान संकरा है, यानी कि अगर हाइब्रिड नस्ल की है तो वो सिंगल पौधा लगता है, और अगर वो रिसर्च है तो उसमें आप 3 या 4 पौधे को खेतों में लगाते हैं। तो किसान बंधु को इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि वो जो चुनाव कर रहे हैं धान की किस्मों का वो किस तरह से कर रहे हैं। अगर आप ऊपरी सतह पे कहीं ऐसी जगह पर धान की खेती करते हैं जहाँ पे पानी का जल जमाव कम होता है, वहाँ पे पानी कम रहती है, तो उसमें कम दिन वाले नस्ल का चुनाव करना चाहिए। किसी संकरा, किसी हाइब्रिड नस्ल का चुनाव करना चाहिए जो कि कम दिन में तैयार हो जाए। और जहाँ पे ज़्यादा पानी जमता है, जहाँ पे जल जमाव ज़्यादा होता है, वहाँ पे किसान बंधु को ज़्यादा दिन वाले नस्लों का प्रयोग करना चाहिए। वो किसान बंधु के लिए काफ़ी प्रभावी होता है, उनके लिए लाभकारी होता है। तो ये तो रह गई धान की किस्मों का चुनाव। अब बात करेंगे कि धान बोते समय, धान लगाते समय उसमें कौन से उर्वरक का इस्तेमाल करना फायदे का सौदा होता है, किसान बंधु के लिए ज़्यादा लाभकारी होता है। तो सर्वप्रथम हमें, अगर आपने मिट्टी जांच करवाई हो तो उसके हिसाब से आप चल सकते हैं। और आजकल किसान बंधु ज़्यादा मिट्टी जांच करवाते नहीं हैं, खास करके देहात एरिया में, गांव एरिया में, जहां पे मिट्टी जांच करने की सुविधा काफ़ी कम है। तो वहां पे किसान बंधु हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि अपने खेत में पर एकड़ के हिसाब से 10 टन गोबर का प्रयोग जरूर करें।
और उसके पश्चात आप जब बुआई का समय हो, जिस वक्त खेत में लेव की प्रक्रिया शुरू करनी हो, उस टाइम में आप अपने खेतों में कम से कम 2 kg पर कट्ठा के हिसाब से DAP, 1 kg पर कट्ठा के हिसाब से यूरिया और 1 kg पर कट्ठा के हिसाब से पोटास और जाइम क्वालिटी के अनुसार आप अपने खेतों में इस्तेमाल करें। पोटास धान की खेती के लिए काफ़ी फायदेमंद होती है, क्योंकि ये जो बाद में चल के दानों का ग्रोथ है उसके लिए काफ़ी लाभकारी साबित होती है। पोटास की वजह से धान की जो चावल की दाने हैं उसकी मोटाई में वृद्धि आती है और वो काफ़ी साफ सुथरे और चिकने होते हैं। उसके पश्चात आप अपने खेतों में धान की बुआई करें क्वालिटी के अनुसार। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, अगर आपके धान की किस्में संकरा हो, हाइब्रिड हो, तो उसको आप सिंगल धान की बुआई करवाएं। लगभग 10 इंच की दूरी ध्यान में रखें, 10 इंच की दूरी पे आप एक पौधे को लगवाएं। और अगर आपकी धान की नस्लें कोई रिसर्च हो तो उसको आप 3 से 4 पौधे एक साथ और 10 इंच की दूरी पे आप अपने खेतों में बारी से लगवाएं। इस बात का ध्यान रखें कि जब आप धान के पौधों को अपने खेतों में लगा दें तो उसमें पानी का जमाव अच्छा हो। पानी के जमाव अच्छा होने से आपकी धान की फसलें अच्छा ग्रोथ भी करती है और उसके साथ साथ जो घास की समस्या है वो भी आपके खेतों में नहीं आती है। अनचाहे घास अगर पानी का जल जमाव होता है तो वो उसमें नहीं उग पाते हैं। वैसे तो आजकल मार्केट में अनचाहे घासों के लिए तरह तरह की दवाइयाँ उपलब्ध है, जो कि बहुत सारी दवाइयाँ लेव में भी प्रयोग की जाती है। जब खेतों में लेव लगाई जाती है उस टाइम में घास की दवाओं का प्रयोग किसान बंधु करते हैं, लेकिन उस चीज़ से किसान को ज़्यादातर बचना चाहिए। अगर हो सके तो आप अपने खेतों में पानी का रखरखाव बराबर रूप से करें, ये काफ़ी फायदेमंद साबित होगा। तो इस तरीक़ा से किसान अगर चाहे तो धान की खेती अच्छे तरीक़े से कर सकता है और इसमें अच्छा इनकम भी कमा सकता है। और जो लोग खेती नहीं करते हैं उनको मैं बताना चाहूँगा कि धान की खेती करना कोई छोटी बात नहीं है। इसमें काफ़ी मेहनत लगता है किसान से लेकर के, और फिर इसमें मज़दूर काफ़ी ज़्यादा लगते हैं। फिर जा कर के कहीं हमारे घरों में चावल आता है और हम उसका उपयोग करते हैं। तो कृपया करके जो हम चावल खाते हैं उसका अनादर न करें, उसको वेस्ट नहीं करें, उसका उपयोग करें। और याद रखें, देश के किसान और देश का जवान का हमेशा सम्मान करें, क्योंकि इन्हीं से हम हैं, इन्हीं से हमारा देश है। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य जानकारी के साथ। तब तक देखते रहिए यूथ एग्रीकल्चर। धन्यवाद।